आई होप कि सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे हैं। देखो, एग्जाम की प्रिपरेशन सभी करते हैं। सही बात तो ये है कि कुछ बच्चों से तो कई कई साल प्रिपरेशन करने के बाद प्रीलिम्स एग्जाम भी नहीं निकलता। तो आज बात करते हैं उस टॉपिक पे कि आप कौन कौन सी चीजों को फॉलो करके एटलीस्ट अपना प्रीलिम्स तो सिक्योर कर ही सकते हो। उसके बाद का डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास कौन कौन से रूल होने चाहिए जिनको आपको रेगुलर फॉलो करना है। तो एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस लेना है। मतलब आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो, भले ही आपका टीजीटी है, आपका केवीएस है, आपका बैंक का है, आपका स्टेट पीसीएस है, आपका यूपीएससी है, आपका कोई भी एग्जाम है, फर्स्ट जो रूल आता है वो आता है सिलेबस का। आपको एग्जाम के सिलेबस को थरोली पढ़ना है। होता क्या है, कई बच्चों का मेरे पास ये मैसेज आता है कि किसी भी टीचर की यूट्यूब पे कंप्लीट क्लासेस नहीं होती है। मतलब मान लो कि आपने हिस्ट्री की क्लासेस देखी तो आप किसी भी टीचर की देखोगे कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होगी। कहीं ना कहीं 10, 15, 20, क्योंकि उनका उसका भी अपना एक रीजन है। इस चीज को बच्चे थोपते हैं टीचर के ऊपर कि टीचर ने बीच में छोड़ दिया। बट होता क्या है कि एक टाइम के बाद जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो पूरा एनर्जी फुल होता है, पूरा उत्साह होता है, पूरे व्यूज जाएंगे भर भर के। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चों का ध्यान बंटने लगता है। जैसे कुछ बच्चे मतलब कुछ क्या, मैं तो ये बोलूंगी कि 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वो भटकते रहते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी टीचर काफी अच्छा पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मधुकर सर को ले लेते हैं या फिर मुरनाल सर को ले लेते हैं। होता क्या है, वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट आप देखोगे, आप खुद ये चीज एनालाइज करना, कुछ टाइम के बाद व्यूज कम हो जाते हैं। तो टीचर की तो कोई गलती उसमें नहीं है। अब जब व्यूज कम हो जाएंगे तो बंदा मेहनत करता है, एक सेटअप उसने लगाया है, बोर्ड लगाया है, हर चीज का अपना ही एक कॉस्ट है। तो एटलीस्ट इतने व्यूज होने चाहिए कि उसका वो कॉस्ट निकल सके। तो इसलिए फिर टीचर बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है उसको फिर क्यों बनाना है वीडियो को और क्यों दिखाना है, यही चीज होती है। इसी वजह से मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं कि बहुत ही उत्साह के साथ में कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, बट थोड़े दिन के बाद बच्चों का उत्साह जब कम हो जाता है तो टीचर का भी कम हो जाता है और वो उस चीज को छोड़ के दूसरी चीज पे आता रहता है। मैंने एक चीज जो खुद ने देखी है, टीचर्स की वीडियो पे इतने व्यूज नहीं आते जितने आजकल ब्लॉगर की या मोटिवेशन की वीडियो पे आते हैं। यही एक चीज ही प्रूव करती है कि पढ़ना किसी को नहीं है, सबको मतलब वो चीजें देखनी है। जैसे मोटिवेशन वीडियो देखेंगे और फिर ख्यालों में ही आईएएस बन जाएंगे। मतलब बुरा मत मानना, जिनकी भावनाएं आहत होती है, बट काफी सारे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं सच्ची में बता रही हूँ बिल्कुल क्लियरली। मैंने खुद ने ये चीज देखी है कि कुछ टीचर इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। टीचर की बात कर रही हूँ, खुद की नहीं, मेरी तो गाइडेंस का कंटेंट है, बट जो टीचिंग करा रहे हैं उनका मैंने देखा है बहुत अच्छा कंटेंट है, बट फिर भी उनके व्यूज 1K से भी ऊपर नहीं जा पाते हैं। एक टीचर है जो हरियाणा के लिए एसएससी का पढ़ाते हैं, मतलब हरियाणा का जो स्टडी स्टार IQ चैनल है, वो इतना अच्छा हरियाणा की जीके कराते हैं, करंट अफेयर कराते हैं। मैं खुद करती हूँ हरियाणा पीसीएस के लिए, बट मैंने देखा है उनके व्यूज भी काफी कम है। सब्सक्राइबर काफी है बट व्यूज कम है। उसका रीजन ही यही है क्योंकि सब्सक्राइब करके लोग भाग गए इधर उधर। तो देखो, आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हो तो आपको ये समझना है कि आप उनकी क्लास नहीं करते हो, इसलिए वो बीच में छोड़ते हैं। तो टीचर पे ये ब्लेम जो बच्चे थोपते हैं कि टीचर बीच कंप्लीट नहीं पढ़ाते, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे बात मेन जो मैं बता रही हूँ सिलेबस की जो बात थी, वो टॉपिक ये है कि आप जब सिलेबस को रखेंगे तो सिलेबस का टॉपिक उठाओ। सपोज करो 1857 की क्रांति, तो आप 1857 की क्रांति जब यूट्यूब पे पोस्ट करोगे यानी सर्च करोगे तो आपको काफी सारी क्लासेस रैंडमली मिल जाएगी। आपको जो आपकी नॉलेज के, आपके माइंड के अकॉर्डिंग सुटेबल है, आप उससे कीजिए। अब यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हैं, किस टीचर की करे, किस टीचर की करे। टीचर कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है बाबू, आप जो समझते हो वही टीचर अच्छा है। अब यहाँ पे बच्चों को रहता है अरे अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी टीचर, नाम नहीं लूंगी, कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो अच्छा कैसे हुआ आपके लिए? आपको वो चुनना है जो आपके लिए अच्छा हो।
और वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उस वीडियो को देखेंगे। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, कुछ टॉपिक मुझे खान सर से समझ में आए हैं और कुछ टॉपिक खान सर से मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। वो किसी कोई भी जैसे नॉर्मल भी किसी ने अगर स्टूडेंट ने भी पढ़ा रखा है वहां से समझ आ गया तो मैंने उसी को टीचर मान लिया। तो ये थिंकिंग अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि कोई भी टीचर कोई भी बुक आपको आईएएस बनाती है, बिल्कुल भी नहीं है। सभी को अपना धंधा चलाना है। आपको आईएएस बनाता है आपका सिलेबस। आपको सिलेबस रखना है, टॉपिक उठाना है, सर्च करना है, जहां से समझ में आए वहीं से करो। और अगर वहां से नहीं आए तो गूगल पे सर्च, वहां पे आपको नहीं मिलता है तो गूगल पे सर्च करो और वहां से करो। देखो मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ, यूपीएससी ने जो दायरा रखा है वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन रखा है। तो वो भी ये मानते हैं कि ग्रेजुएशन का बच्चा ही आईएएस का फॉर्म भर सकता है। तो आपने ग्रेजुएशन किया है, आई थिंक नकल से तो नहीं की होगी। तो जब आपने जैसे ग्रेजुएशन, कुछ बच्चों का तो क्वेश्चन ये भी होता है कि याद कैसे करें। आपने ग्रेजुएशन कैसे की है, आप खुद से ये चीज सोचिए। आप ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो कि याद कैसे करें। क्या आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, आप नर्सरी क्लास के बच्चे हो? मेरा बेटा भी बहुत सारे सेंटेंसेस याद कर चुका है, उसने कैसे किया है? आप तो ग्रेजुएट हो, तो आप ये चीज, ये जो आपके ऐसी चीजें हैं ये माइंड में से निकालिए। अगर आप सीरियस हो, आपने ग्रेजुएशन अच्छे से किया है, तो फिर आपको सिर्फ सिलेबस को लेना है, उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना डाटा सर्च करना है। अगर आपको लगता है कि आपको ये पॉइंट, जैसे 1857 की आप रिवॉल्यूशन ही मानिए, अगर आपको लगता है कि आपकी को ये स्पेक्ट्रम से पढ़ के समझ में आ रहा है तो नोट्स मत बनाइए। अगर आपको लगता है कि बनाने चाहिए तो एक चार्ट फॉर्म में बनाइए। फॉर एग्जाम्पल 1857 आपने लिखा, उसके कारण, उसके जो जो उसका डायमेंशन था, मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है, उसके बाद आपको उसके परिणाम, उसके निष्कर्ष, वो ऐसा फल क्यों रहा, ऐसे करके अपने नोट्स बनाने हैं। तो पहली बात तो सिलेबस की हो गई कि आपको सिलेबस पढ़ना है बिल्कुल। क्योंकि बच्चे जाते हैं बुक के ऊपर सीधा कि किसी ने बुक बताया तो बुक पूरी पढ़ दी। हर बुक में ऐसा भी होता है कि कई चैप्टर बिल्कुल फालतू होते हैं, आपको करने ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि आप बुक के अकॉर्डिंग करते हो। अगर बुक से आईएएस बनते तो एम लक्ष्मीकांत आज राइटर नहीं आईएएस होते। और आई थिंक कि इस लाइन को हर बच्चा अच्छे से समझ सकता है कि अगर एम लक्ष्मीकांत की बुक से आप आईएएस बनते तो वो खुद आईएएस होता। अगर रमेश सिंह की बुक से आप आईएएस बनते तो वो आज खुद आईएएस होता, ना कि राइटर। किसको आईएएस बनना बुरा लगता है भाई? ठीक है, तो इस चीज को माइंड में से निकालो। बुक टीचर कोई नहीं बनाता है, आपका सिलेबस बनाता है। सेकंड चीज आती है टारगेट। जब तक आपका कोई टारगेट ही सेट नहीं है तब तक आप नहीं पढ़ पाते हो। मॉर्निंग में जागोगे, कुछ बच्चों को मैंने देखा है सुबह उठते हैं टू डू लिस्ट बनाने बैठते हैं, आपकी 15 मिनट तो उसमें वेस्ट हो गई। इससे अच्छा आप नाइट में बना के सोई, सुबह उठने का एक मोटिवेशन भी रहता है। मोटिवेशन की लाइन की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि मैं खुद बनाती हूँ, बट बच्चों के लिए, खुद के लिए मुझे मोटिवेशन की कभी जरूरत इतनी खास नहीं पड़ी। कभी कभी जैसे रिजल्ट आया, थोड़ा हताश माइंड हुआ, तब मैंने एक दो वीडियो किसी की देख ली, और वो भी किसी अच्छे टीचर की। फॉर एग्जाम्पल विकास दिव्यकीर्ति सर। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे थर्ड चीज, बेसिक रिसोर्सेज सर्च करें, यानी सीधा रेफरेंस बुक पे ना जाए। बच्चे क्या करते हैं, सीधा बड़ी बड़ी बुक उठा लेते हैं और फिर उसमें समझ में कुछ नहीं आता। तो पहले आप अपना बेसिक मजबूत कीजिए। मजबूती से मेरा मतलब है कि कम से कम 2 या 3 बार आप उसको अच्छे से पढ़े, चीजों को रटने की बजाय समझने की कोशिश करें। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो हमारा विंटर सीजन है तो और हमारा समर सीजन है, अगर आप इसको रटोगे तो याद नहीं होगा। बट अगर आप मौसम चेंज होने की जो थ्योरी है उसको ज्योग्राफी में समझने की कोशिश करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों इस टाइम पे भी कोलकाता की साइड और दक्षिण भारत की साइड गर्मी है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब फोर्थ चीज आती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अपनी प्रिपरेशन को ना ही इधर जाने दे ना ही उधर जाने दे, बिल्कुल पैरेलल अकॉर्डिंग टू सिलेबस रखिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। उसके बाद 5 रूल आता है कंसिस्टेंसी। ये सबसे ज्यादा मैं इसको 5 रेटिंग देना पसंद करूंगी। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब आप 3 दिन 4 दिन नहीं पढ़ते हो, गैप देते हो, या फिर एक दिन भी मान लिए
कुछ बच्चों के व्लॉग होते हैं, मैंने फुल नाइट पढ़ाई की, तो क्या अगले दिन सोते नहीं है? क्या उल्लू है क्या? चलो मान लो उल्लू है, तो इसका मतलब कोई तो गैप होता होगा। उसकी बजाय आप कंसिस्टेंट रहे, यानी आप भले ही 6 आवर पढ़े, 7 आवर पढ़े, बट रेगुलर पढ़े, ठीक है। और ये चीज मैंने भी श्रुति अग्रवाल से सीखी थी। आप लोगों को मुझ पे बिलीव नहीं हो तो उनकी वीडियो देख सकते हो। उन्होंने जब कंसिस्टेंसी वाली बात बोली थी, तब से मैं इस चीज पे ज्यादा जोर देती हूँ, और भी क्योंकि उससे पहले थोड़ा मेरा भी गैप हो जाता था, ठीक है। तो आपको टॉपर्स से सीखना है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट रूल आता है, मेक योर नोट्स। या तो आप किसी अच्छे टीचर के, अच्छे मेंटोर के, अच्छे आपके पास नोट्स हो, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कोई भी बकवास नहीं, ठीक है। या फिर आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। देखो मैं मानती हूँ कि टाइम कम होता है तो आप किसी और के ले सकते हो, लेकिन नोट्स होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोलूंगी कि आप जबरदस्ती ले, बट एक बार आप एग्जाम दीजिए। जब आप एग्जाम के पास में जाते हैं ना, कि 1 महीना 15-20 दिन, तब सारा पता चलता है कि काश मैंने नोट्स बनाए होते और अब मैं उनको रिवीजन कर रहा होता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। अब जैसे मैंने स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाए हैं, तो आई थिंक 46 के अराउंड कुछ पेजेस में खत्म है, और आप स्पेक्ट्रम को देखिए कितनी मोटी है। अभी मैं प्रीलिम्स के नोट्स बना रही हूँ, तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मतलब काफी सारे पेजेस जा चुके हैं, बट अब तक मेरी रजिस्टर में 5 या 6 पेज ही लिखे गए हैं। तो बहुत सारी चीजें बीच में ऐसी होती है जिनका प्रीलिम्स में कोई काम नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका मेंस में कोई काम। देखो मेंस में तो सब चीज काम आ जाती है। रीजन बताऊं, मान लो रिपोर्ट आई कोई, उसका कोई निष्कर्ष आया या उसका कोई रैंक आई, और मान लो वो प्रीलिम में भी पूछ ली, अब वहां पे जाके कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप उस रिपोर्ट को वहां पे पुट ऑन कर सकते हो अपने क्वेश्चन में। मान लो शिक्षा पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी रिपोर्ट का निष्कर्ष वहां पे ऐड कर सकते हो, आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेंस के लिए तो छोड़ दो, मेंस में तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो की पॉइंट होते हैं, कीवर्ड होते हैं, बट प्री के लिए आपको स्पेसिफिक पढ़ना होता है, क्योंकि प्री का जो आता है वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। क्वेश्चन थोड़े से अब कॉन्सेप्चुअल बेस हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस विद रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ ली, एक बुक पढ़ ली, उसको साइड रख दिया, फिर दूसरी ले आई। तो आपको प्रैक्टिस करनी है रिवीजन के साथ। खासकर यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, प्रैक्टिस पे जो जोर दिया जा रहा है वो सीसेट की, क्योंकि आप पे कितने भी मैथ आता है, आप पे कितनी भी रीजनिंग आती है, आप कितने भी कंप्रेंशन में आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे। ये गलती मैंने की है अपने मेंस में। केस स्टडी को मैंने कम टाइम दिया था, और अब की बार केस स्टडी काफी लेंथी थी, तो हो सकता है कि अब की बार सीसेट के जो परिच्छेद है वो भी लेंथी आ जाए। तो आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, और साथ में रिवीजन की। अब 8 पॉइंट आता है, बी पेशेंस एंड मल्टीपल रिवीजन। बच्चे का हड़बड़ी है, हर चीज का उनको जो चीज करनी है वो करेंगे नहीं। बजट कब आएगा, इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा, जो है वो क्या आपने कर लिया है? तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद 9 पॉइंट आता है, टेस्ट योर सेल्फ। अपना टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कोई टीचर ले, आप खुद ले सकते हो। खुद कैसे ले सकते हो? अपनी बुक लो, बंद करो, घर वालों को दो, बोलो इसमें से मुझे मैंने आज ये चैप्टर क्लियर किया है, मैंने आर्टिकल का चैप्टर कंप्लीट किया है, फिर मैंने मौलिक अधिकार कुछ भी किया है, आप इसमें से मेरे को कुछ भी पूछ लो, तो वो टेस्ट हो जाएगा, है ना। घर में हर किसी के कोई ना कोई मेंबर होता है। मान लीजिए मम्मियां हमारी क्योंकि काफी टाइम पहले से है, तो कम पढ़ी लिखी हो सकती है, तो घर में कोई ना कोई ऐसा होता ही है। और जेन्युइनली देखा जाता है, लोगों को टीचर बनने का बहुत शौक होता है, यानी आप उनसे कुछ पूछे तो बोलेंगे ज्यादा मैडम मत बन, लेकिन अगर आप उनको बुक देके पूछेंगे मुझसे कुछ पूछो, तो बड़े जैसा होता है ना, लड्डू फूट जाना, खुश हो जाएंगे कि हाँ चल मैं पूछता हूँ। मेरा भाई ऐसे करता था, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे बात आती है 10 पॉइंट की, इम्प्रूव योर मिस्टेक। आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने रिवीजन कर लिया, बट कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक रही, उनको आपने इम्प्रूव नहीं किया। मान लीजिए आपके भाई, आपके चाचा, आपके पापा, किसी ने भी आपसे पूछा है कि बताओ वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार कौन सा है, तो आपने बता दिया आर्टिकल 21, मतलब गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल 19 है। तो आपको तुरंत बुक लेते ही चेक करना है कि 19 कौन सा है और 21 कौन सा है, ठीक है। आई होप
कि 10 के 10 रूल, जिसने पूरी वीडियो देखी होगी उसको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इनको लिख के अपनी वॉल पे चिपका सकते हो और इनको फॉलो करके आई श्योर कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड नाउ बाय।